हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू टू वेरी ओन जोश बैच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे दैट इज योर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये चैप्टर्स हम आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो गोल है, today we will be dealing with all about plant breeding। प्लांट ब्रीडिंग के बाद then we will discuss about all the microorganisms जो ह्यूमंस के भले के लिए काम आते हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा, इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर देखते हैं तो दिस होल चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस। एनिमल हस्बेंड्री है और प्लांट ब्रीडिंग है। हमारा सारा जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करने का। प्लांट को ब्रीड करने का मतलब क्या है? अगर आप अपने बुक्स को, टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये जो ब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है। ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। बहुत टाइम से अर्ली मैन भी, जिनको कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, वो भी चीजों को सेलेक्ट करते आते थे। यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, इनको क्रॉस करा सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बस बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन है। पर्पसफुल, आपका एक पर्पस है, मजे के लिए नहीं कर रहे हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मजे के लिए प्लांट की ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो एक मकसद है आपका। आपको चाहिए कि नहीं भाई, मुझे एक ऐसा आम का पेड़ बनाना है जिसके आम का साइज भी बड़ा होना चाहिए, वो मीठे भी बहुत होने चाहिए। तो यू शुड हैव अ पर्पस एंड यू आर मैनिपुलेटिंग। नेचुरली एग्जिस्टेंट नहीं है ना वो। भाई या तो कोई आम का पेड़ था, वो डिजीज रेजिस्टेंट था, लेकिन उसके आम बड़े छोटे थे और मीठे नहीं थे। एक और कहीं तुमने पेड़ देखा, वहां पे आम क्या साइज बड़ा बड़ा है, लेकिन ना तो डिजीज रेजिस्टेंट है ना मीठे आम है। और एक जगह तुमने देखा आम का साइज मीडियम है, मीठा है, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। तो तुम अब अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि तुम्हारे पास ऐसी वैरायटीज आए जो तुम्हारे पास एक बेहतरीन आम बना दे, साइज में भी बड़ा हो, डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंट हो और मीठे भी हो। तो पर्पसफुल मैनिपुलेशन है ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप। आप अपना मन चाहा पौधा बनवाना चाहते हैं। कल्टीवेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, ईल्ड उसकी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो ये है प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही हम देखें तो पहले के जमाने में जो हमेशा से एक मेथड चला आ रहा है उसे आप कहते हो कन्वेंशनल या क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। वो हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है। तो इसमें आप क्या करते हो? हाइब्रिडाइजेशन कराते हो। बचपन से हम ये टर्म सुनते आते हैं ना, 8th 9th से सुनना शुरू कर देते हैं, हाइब्रिड्स बनाए। तो हाइब्रिड बनाने का मतलब क्या है? एक मेंबर के पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, दूसरे मेंबर के पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, आप उनको मिक्स करके उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो। तो दैट कॉम्बिनेशन इज अ हाइब्रिड। तो क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन कराओगे प्योर लाइंस की। प्योर लाइन किसको कहते हैं? जेनेटिक्स के लेक्चर में पढ़ा था। प्योर लाइन हमने कहा था होमोजाइगस कंडीशन को बोलते हैं। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर होमोजाइगस। और इसी के लिए एक और नाम क्या पढ़ा था बेटे? ट्रू ब्रीडिंग। करेक्ट, वेरी गुड। तो प्योर लाइन को आप क्रॉस कराते हो फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सारे बच्चे बने, सब पे काम नहीं करना आपने। अब आप उनमें से खुद सेलेक्ट करोगे कि आगे किसको बढ़ाया जाएगा प्रोजेनी लाइन पर, और किन को आप वहीं पे समाप्त कर देंगे, वहीं पे उनकी जिंदगी खत्म करा दी जाएगी। तो आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया जा रहा है टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स।
और ट्रेट कुछ भी हो सकता है। आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आपको उसमें न्यूट्रिटिव कंटेंट ज्यादा चाहिए, आपको उसको रेजिस्टेंट बनाना है किसी डिजीज के लिए, कोई भी फीचर आप ले सकते हो। तो वो सारा का सारा है क्लासिकल मेथड जो हमेशा से चला आ रहा है। ठीक है, इस क्लासिकल मेथड को अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स देखने को मिलती हैं यहां पे हमें। देयर आर सर्टेन स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन परफॉर्म अ क्लासिकल ब्रीडिंग पैटर्न। क्या क्या होगा इस स्टेप के अंदर? फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। आपके पास सारा कलेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लो मुझे एक ऐसा आम की वैरायटी बनानी है जिसका आम का साइज सबसे बड़ा हो, वो सबसे ज्यादा मीठा भी हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो ऐसे तो होगा नहीं कि आपने मन में धारणा की और तथास्तु हो कि वो आपके सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली तुम उस एरिया में जाके ढूंढोगे कि बेस्ट वैरायटीज कौन है जिनका साइज बड़ा है, उनको लेके आओगे। तुम ढूंढोगे ऐसी कौन सी वैरायटीज हैं जहां पे सबसे मीठे आम है, तुम वो वैरायटीज भी लेके आओगे। तुम ऐसी वैरायटीज भी ढूंढोगे जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, तुम उनको भी लेके आओगे। तो तुम क्या कर रहे हो, जितने वेरिएशंस हैं सबको कलेक्ट करके ला रहे हो। तो उसी को नाम दे दिया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसके लिए तुम्हें याद क्या रखना है? इट इज द रूट या बैकबोन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। कभी भी क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज द रूट या बैकबोन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो ये रहा आपका आंसर, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंटायर कलेक्शन having all the diverse alleles for all the genes in a given crop। इस पूरी कलेक्शन को कहा जाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। दिस कंप्लीट सेट ऑफ alleles is known as the germ plasm। आपने उस मैंगो के सारे मीठे वाले वैरायटीज लेके आए, तुम सारे डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी लाए, सारे लार्ज साइज वाले लाए। तो ये जो तुमने सारी वैरायटी कलेक्ट की है, इस कलेक्शन को जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म क्या है? इट इज द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ अलील्स फॉर दैट क्रॉप। ऑलराइट, कलेक्ट करके ले आए। कलेक्शन के बाद क्या करोगे? अब एक एक पौधे को अब तुम अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए टेस्ट करोगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरे खेत में कोई आम उग रहा था तो तुम्हारे यहाँ भी वो अच्छा उगेगा ही उगेगा। क्या पता तुम्हारे यहाँ सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, वो आम अच्छा ना उग पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे यहाँ रिजल्ट आ रहा था तुम्हारे यहाँ उससे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, तुम्हारे यहाँ की सॉइल और ज्यादा फर्टाइल है। तो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स को इवैल्यूएट करना है, फिर उनमें से बेस्ट पेरेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो जो भी जर्म प्लाज्म आपने कलेक्ट किया, इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड। उसको अलग अलग पैरामीटर पे आप जज करते हो कि कौन आपकी फील्ड में अच्छे से ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, किसका मैंगो का साइज बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, किसमें सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट है। तो हर एक वेराइटी को आप इवैल्यूएट करोगे and then you will identify plant with the desirable combination of character। उनमें से जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आप उनको चूज करोगे। नाउ दीज सेलेक्टेड पेरेंट्स दे आर मल्टीप्लाइड। जो कुछ पौधे आपने चुने कि इन पे मुझे काम करना है, आप उनकी ग्रोथ को कराते हो आगे, एंड दे विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जहां पे भी पॉसिबल हो आप प्योर लाइंस बनवाओगे, वेर एवर इट इज पॉसिबल। तो आप उसको सेल्फ क्रॉस करा करा के, जैसे मेंडल सर ने कराया था, बिल्कुल वैसे ही आप उनको प्योर लाइंस बनवाओगे। ठीक है, बिना मिलावट के प्योर लाइन चाहिए हमें। तो आपने पहले कलेक्शन लेके आया, कलेक्शन को अपनी एग्रीकल्चरल लैब के फील्ड में ग्रो कराया, चेक किया भाई ये पौधे हैं जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उन पौधों को कोशिश करो सेल्फ पॉलिनेट करा करा के कि वो प्योर लाइन बन जाए। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर क्रॉस
हाइब्रिडाइजेशन। जो भी पेरेंट आपने सेलेक्ट किए हैं अब आप उनकी क्रॉसिंग कराओगे। क्यों? इसका फ्रेज याद रखना, टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। बहुत वक्त लगता है और टीडियस है, बहुत मेहनत लगती है। ये जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रोसेस है, इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रोसेस में वो जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था सारा, यहाँ पे सारा का सारा इमैस्कुलेशन की टेक्निक, बैगिंग की टेक्निक, ये सब लगेगी। तुम्हें जिस भी प्लांट को, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो हमने कहा था बाइसेक्सुअल में जिसको भी एज अ फीमेल ट्रीट करना है तो उसके बड में से ही एंथर काट देते थे, इमैस्कुलेट कर देते थे। फ्लावर खुलते ही स्टिग्मा को कवर करके रखना पड़ता था कि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन उस पे ऊपर आके ना बैठे। तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मेहनत का काम है। और 1/100 या 1000, 1:100 या 1:1000, usually only 1 and a few hundred to 1000 crosses show the desirable combination। आपको जो मन पसंद पौधा चाहिए, 100 में से एक या 1000 में से एक पौधा ऐसा होगा जो सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा तुम्हारी। बिल्कुल वो तुम्हारे जीनी की तरह होगा कि तुमने कहा मुझे ये डिजीज रेजिस्टेंस भी चाहिए जी, तुम्हें मीठे फल चाहिए हाँ जी, तुम्हें बहुत बड़ा साइज चाहिए हाँ जी, सब दे रहा है वो तुम्हें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं सेलेक्टेड पेरेंट में, वही इमैस्कुलेशन बैगिंग की टेक्निक यूज करके। और जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं वो 1:100 या 1:1000 के रेशियो में आते हैं। फिर आता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो भी आपने जज किया, तुमने कहा सर ये वाला पौधा है, इसको हम सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मान रहे हैं क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स पे फुलफिल है। लेकिन ऐसा तो है नहीं बस आपने बोल दिया और रिसर्च में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अब आप टेस्टिंग करोगे रिकॉम्बिनेंट्स की भी। इसके लिए कीवर्ड है क्रूशल प्रोसेस। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को चूज करेंगे। कोई पूछे रूट या बैकबोन तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को चूज करेंगे। कोई पूछे तुमसे विच इज द मोस्ट क्रूशल प्रोसेस तो टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को चूज करेंगे। दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन, जब तक कि वो होमोजाइगस नहीं हो जाते। तो होमोजाइगस क्यों बनाना चाह रहे हैं ये? करेक्ट, उनको प्योर लाइन बनाने के लिए, बिल्कुल सही। तो जो भी आपके सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आए हैं आप उनको सेल्फ पॉलिनेट करा के उनको फिर एवेलुएट करोगे कि उनमें से कौन कौन मेंबर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल डेटा देना पड़ेगा वहां पे। फिर तुमने कहा भाई हाँ न्यूमेरिकल डेटा आ गया है कि ये 10 पौधे थे, इसमें से ये वाला मेंबर है बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तुमने उसको सेल्फ पॉलिनेट वगैरह कराया, उसी की एक अच्छी खासी प्रोजेनी बना ली। लेकिन अब आप अपने आप उसके सीड्स को मार्केट नहीं कर सकते, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग चाहिए। कोई अथॉरिटी होगी ना जो इशू करेगी उसे, या वो आपके रिसर्च को वैलिडेट करेगी। तो अब हमारे पास स्टेप आता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार। कल्टिवार हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है कल्टीवेटेड वैरायटी का। कल्टिवार इज अ कल्टीवेटेड वैरायटी, ऐसी वैरायटी जिसे आप कल्टीवेशन में देना चाहते हो। तो जो भी है द न्यूली सेलेक्टेड लाइंस, उनको इवैल्यूएट किया जा रहा है फॉर देयर यील्ड एंड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। एग्रोनॉमी भी दो चीजों से आता है। एग्रोनॉमिक कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इससे आपका वर्ड आया है एग्रोनॉमिक ट्रेड। एग्रीकल्चरली इकोनॉमिक ट्रेड्स जो पैसा बना के देंगे तुम्हें। तो क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इन सब के लिए उसको इवैल्यूएट किया जाता है। एंड दिस इवैल्यूएशन इज डन बाय ग्रोइंग देम इन द रिसर्च फील्ड। किसके रिसर्च फील्ड्स?
IARI के रिसर्च फील्ड्स। IARI जो है, IARI इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI is Indian Agricultural Research Institute. They are governed by ICAR. ICAR is the name of the council. Indian Council of Agricultural Research. तो ऑल ओवर इंडिया IARI के बहुत सारे स्टेशंस हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो आप जिस भी एरिया को बिलोंग करते हो, आप अपने वहां के एरिया के नियरेस्ट IARI सेंटर पे जाओगे और कहोगे सर मैंने ये रिसर्च की है, ये मेरा रिसर्च का डेटा है, ये मेरे सीड्स हैं, आप इसको वैलिडेट कर दीजिए। ठीक है, तो टेस्टिंग होगी उसकी। कौन कर रहा है? IARI अथॉरिटी है, वो करेगी। जब IARI के पास रिजल्ट आ जाता है, द इवैल्यूएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग इन अ फार्मर्स फील्ड। IARI जब उसे टेस्ट कर रहा है तो IARI सारी परफेक्ट कंडीशंस देता है, सारी की सारी कंडीशंस आर बिल्कुल परफेक्ट। प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर प्लोइंग ऑफ द सेल, आपको वो कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देना है तो वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसको भी देंगे। कोई फर्टिलाइजर है, मैन्योर है, सब देंगे। बट एवरीथिंग इज रेगुलेटेड इन अ वेल परफेक्टेड मैनर। अपनी मर्जी से नहीं बस कि खेत खलियान है, ट्यूबवेल चला के छोड़ दिया, पानी आया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब IARI आपके रिजल्ट को वैलिडेट कर लेता है तो वो अब एक एक्चुअल फार्मर को वो सीड्स पास करेंगे, और फार्मर क्या करेगा, उसे कम से कम 3 सीजन तक, एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, जैसे स्कूल में होता है कभी भी कोई केमिकल प्रोसेस आप करते हो, कोई केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल, फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल करते हो, तो हम क्या करते हैं, 3 या 4 रिजल्ट लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो वैसे ही फार्मर के फील्ड में उसको 3 ग्रोइंग सीजन का टाइम दिया जाता है थ्रू आउट सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री। और फिर वो फार्मर तो अपना प्रैक्टिकल कंडीशन देगा, कभी पेस्टिसाइड ज्यादा दे दिया, कभी कम दे दिया, कभी उसके खेत में सूखा पड़ रहा है, कभी उसने वहां पे वाटर लॉगिंग क्रिएट कर दी होगी। तो कोई भी रैंडम जो भी मिस्टेक्स हो सकती हैं वो फार्मर से हो सकती हैं। तो एक एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन में अब आपके सीड्स की टेस्टिंग हो रही है, तो 3 ग्रोइंग सीजन का वो डेटा बना के आपको देते हैं। उसके एवरेज से चेक किया जाएगा कि आपका रिजल्ट सही था या नहीं। कहीं पे भी उनको लगता है ना कि आपका रिजल्ट ऐसा है और उनका रिजल्ट बहुत अलग आ रहा है, तो आपको बताया जाएगा कि योर रिजल्ट इज वेरीड, आप इसे फिर से रीचेक करिए। ठीक है, अगर मान लो फार्मर के पास से भी वही रिजल्ट निकल के आए, अब लास्ट में जाके आपके सीड्स को प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगी कि यस दीज सीड्स आर फिट फॉर एडिबल पर्पसेस, इसको कमर्शियली आप यूज कर सकते हैं। और वो हमारा करता है काम नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो पहले IARI टेस्टिंग करेगा, सक्सेसफुल टेस्टिंग से फार्मर के पास जाएगा, वो फार्मर 3 बार ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं उनको, वो फार्मर से उनके फील्ड में जाके उनका रिसर्च डेटा लेते हैं, वो भी हो जाएगा, तब वो परमिट कर देंगे जी दीज सीड्स आर परफेक्टली फाइन फॉर आवर इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन उसे सर्टिफाई कर देगा, तब जाके मार्केट में आप उसे बेच पाओगे। तो ये सारी स्टेप्स है हमारी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की या क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की, कि आप पहले अच्छे अच्छे पौधे चुन के लाओ, उनमें से देखो कौन बेस्ट बिहेवियर दिखा रहा है, उन्हें सेल्फ करके प्योर लाइन बना लो, उनको प्योर लाइन बनाने के बाद उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओ, उनके बच्चे आएंगे, उनको अच्छे से टेस्ट करो, फिर अपना रिजल्ट अच्छे से बना के IRI को दो, IRI किसी फार्मर को देगा, फिर फाइनली वो जाएगा सीड कॉर्पोरेशन के पास। ठीक है, दिस इज दीज स्टेप्स फॉर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग।
जब हम बात करते हैं ना कि आपको जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना है, तो जर्म प्लाज्म के लिए एनसीईआरटी में लिखा है बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कोई नेचुरली एग्जिस्टिंग वैरायटी हो सकती है, कोई वाइल्ड वैरायटी हो सकती है जो ऐसे ही रैंडमली उग रही है बट उसे आज तक ह्यूमंस अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, तो वाइल्ड वैरायटी हो सकती है। कोई और इम्प्रूव्ड वैरायटी हो सकती है। कुछ ऐसी वैरायटीज हो सकती है जो इंडिया से बाहर से आपको लानी पड़े। यस, ऐसा भी होता है। तुम्हें मान लो कोई मेरा फ्रेंड है, वो यूएसए में, वो किसी पे काम कर रहा है, ठीक है, उसका रिसर्च पब्लिश्ड है, मैं उससे हेल्प मांगूंगा, यार आई वांट टू डू सम ब्रीडिंग प्रोग्राम इन इंडिया, तो विल यू बी एबल टू हेल्प मी और नॉट? वो कहेगा हाँ जी ठीक है, हेल्प करते हैं। अब अगर यूएस से वो कोई प्लांट सैंपल मुझे भिजवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बस मैं उनको ऐसे ही लेके आ जाऊं, प्रॉपर चैनल के थ्रू होता आते हैं। इंडिया में देयर इज अ इंस्टीट्यूट बाय द नेम एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, एनबीपीजीआर, न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये सर्टिफाई करते हैं किसी भी सैंपल को जो इंडिया से बाहर से आते हैं। इक्री सैट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, they have one of the largest germplasm collection in the world। तो एनबीपीजीआर जो है हमारा, इंडिया में है एंड सर्टिफाइज प्लांट्स फॉर यूज, कि हाँ दीज प्लांट्स आर सेफ टू बी यूज्ड इन इंडिया, आप उसको यूज कर सकते हो। इक्रिसैट जो है, it has one of the largest germplasm collection in the world। ठीक है, तो एनबीपीजीआर इक्रिसैट दो हमें याद रखने हैं नाम यहाँ पे। फिर एनसीईआरटी में मैच द फॉलोइंग वगैरह आते हैं तो डायग्राम बेस्ड आते हैं। तो एनसीईआरटी में देखना मेज, वीट और पी का डायग्राम है, जहाँ पे वीट पे उन्होंने क्या दे रखा है हमें, सोनालिका वाली वैरायटी। ठीक है, सोनालिका वाली वैरायटी का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ पर पी प्लांट का नाम दिया हुआ है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे उठ के आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, चूज द करेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। बहुत सारे रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया था जब वीट की, राइस की, मेज, ज्वार, बाजरा, जितने भी क्रॉप्स हैं, इनकी प्रोडक्शन बहुत एनहांस हो गई थी। तो दैट पीरियड ऑफ इमेंस ग्रोथ, इमेंस प्रोडक्शन वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज आई थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज। अलग अलग रीजन थे हाई यील्डिंग होने के, डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस। और ये सारा का सारा पीरियड कब का है हमारा, इट वाज द पीरियड ऑफ मिड 1960s। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स लगाए गए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल जो रिसर्च चल रही थी उनसे सारा कॉन्सेप्ट लिया गया कि वो कैसे चीजें एनहांस कर रहे हैं। उन रिसर्च को इंडिया में लाया गया, इंडिया में साइंटिस्ट ने दिन रात एक किया और जाके हमारे देश में फिर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज बनाई। तो दिस फेज जहां पे ग्रोथ एनहांस हो गई थी, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। मिड 1960s का पीरियड था। आज भी अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो कई बार हिंदी में हम बोलते हैं ना, कभी हिंदी में ऐसे लिखा हो बचपन में, तो भारत पे अगर एक ऐसे लिखते हैं तो भारत में एक लाइन हमेशा आती है कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश बोलने का मतलब क्या है, दैट स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर।
approximately 33% of India's GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया में जो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी चल रही है, अराउंड 33% इकोनॉमी इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, चाहे वो एग्रीकल्चर डायरेक्टली हो या एग्रीकल्चरल रिलेटेड फील्ड्स हो, दे आर रिलेटेड. एंड अराउंड 62% of the population is employed because of agriculture. Now this is really booming, like you know, एग्रीकल्चर की अगर आप बात कर रहे हो तो 62% जनता हमारी एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयड है. इकोनॉमिकली भी 25% से ज्यादा शेयर है और एम्प्लॉयमेंट में मोर देन 50% शेयर है. फिर 1960 से 2000 के बीच में, 1960 से 2000 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए. वीट का जो प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन्स से 75 मिलियन टन्स पे चला गया, और राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन्स चला गया. तो एक बहुत लार्ज स्केल ग्रोथ हुई है ये. 35 से 89.5 मिलियन टन्स, 11 से 75 मिलियन टन्स, इतने लार्ज स्केल पर ये सारा एप्लीकेशन हुआ और इतने विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिले 1960 से 2000. तो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सेमी ड्वार्फ वीट का. सेमी ड्वार्फ क्यों? क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई थी, many of them were सेमी ड्वार्फ वैरायटीज. बहुत सारी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था. सेमी ड्वार्फ वैरायटीज लाने का ये रीजन था कि नॉर्मली पौधे लंबे होते हैं, हवा चलती थी तो झुक जाते थे, इसे कहते थे लॉजिंग ऑफ सीरियल्स. हवा से वो झुक जाते थे. तो उन्होंने देखा कि अगर बिल्कुल ही ड्वार्फ वैरायटी ले आओगे, बिल्कुल ही छोटे पौधे हैं, तो उससे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा. बिल्कुल ही टॉल वैरायटी है, वो हवा से झुक के वैसे ही खराब हो जाती है. तो उन्होंने कहा सेमी ड्वार्फ वैरायटीज लेके आते हैं, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, प्रोडक्शन भी ज्यादा रहेगा और वो गिर के मरेंगे भी नहीं जल्दी, तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली एनहांस हो जाएगा. तो ड्वार्फिंग की जो जीन है वीट में, उस जीन का नाम है नॉरिन 10 जीन, एंड दैट जीन वाज डिस्कवर्ड इन जापान. अब नोबेल प्राइज विनर थे नॉर्मन ई बोरलॉग, नोबेल लॉरिएट थे. इन्होंने मेक्सिको में इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मेक्सिको में इन्होंने सबसे पहले ब्रीडिंग करके सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज बनाई और उसका नाम रखा सोनरा 64 एंड लर्मा रोजो 64. ये व्हीट वैरायटीज का नाम था. सोनरा 64 एंड लर्मा रोजो 64. तो जीन वाज डिस्कवर्ड इन जापान, तो उन्होंने जापानीज वैरायटीज लाया, जापानीज वैरायटीज के साथ अपनी मैक्सिकन वैरायटीज को क्रॉस करा के उन्होंने सोनरा 64, लर्मा रोजो 64 दो इम्प्रूव्ड वैरायटीज बनाई. इन वैरायटीज को यूज करके हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि जो व्हीट है, व्हीट का कर्नल कलर रेडिश टिंज में होता था, या इनफैक्ट अभी भी होता है. अब इंडिया में इमेजिन करो घरों में लाल कलर का आटा आ जाता तो क्या हो जाता, सारे जादू टोने निकल के आ जाते लोगों के. तो इंडिया में MS स्वामीनाथन ने इंडियन वैरायटीज डेवलप करी विद द हेल्प ऑफ दीज मैक्सिकन वैरायटीज. और उन्होंने कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं किया, उन्होंने म्यूटेशंस का सहारा लिया. जेनेटिक्स में पढ़ा था हमने कि आप आर्टिफिशियली भी म्यूटेशंस करा सकते हो, तो उनकी म्यूटेशंस वर डन विद द हेल्प ऑफ गामा रेज. तो सोनरा 64 को गामा रेज से म्यूटेट किया और वैरायटी बनाई शरबती सोनरा. ऐसे ही लर्मा रोजो 64 को म्यूटेट किया तो उससे वैरायटी बनाई पूसा लर्मा. तो दीज वर दी इंप्रूव वैरायटीज जो इंडिया में आई.
और फिर और आगे जाके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हुए, तो बाद में जाके सोनालिका, कल्याण सोना जैसी वैरायटीज आई लेटर ऑन। ठीक है, तो ये वीट की कहानी है। डॉर्फिंग जीन वॉज डिस्कवर्ड इन जापान। सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉग ने उससे सेमी डॉर्फ मैक्सिकन वैरायटीज बनाई। उन वैरायटीज को म्यूटेशन ब्रीडिंग से एम एस स्वामीनाथन ने इंडियन वैरायटीज बनाई। एम एस स्वामीनाथन को ही we refer him as the father of Indian green revolution। राइस की अगर बात करें, इंडिया के स्टेपल फूड में राइस वीट बहुत कॉमनली आते हैं। राइस की बात करें तो राइस में जो जिस जीन से ड्वार्फिंग होती है, उस जीन का नाम है डी जियोवुजेन जीन। डी जियोवुजेन नाम है, ताइवान में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, चाइना में डिस्कवर हुई थी वो, तो इसलिए ऐसा थोड़ा चाइनीज सा नेम है इसका। सबसे पहले IRRI फिलीपींस ने इन जीन्स को यूज करके 2 सेमी डॉर्फ वैरायटीज बनाई, IR8 एंड IR24। उन्होंने ये 2 सेमी डॉर्फ वैरायटीज बनाई। इन वैरायटीज से इंडिया की जो राइस वैरायटीज थी, इंडियन सेमी डॉर्फ राइस, दे वर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉसेस ऑफ IR8 जो फिलीपींस में बनी, एंड ताइचंग नेटिव 1 जो ताइवान में बनी थी। इनके क्रॉसेस से इंडियन वैरायटीज आई थी। और फिर बाद में जाके इंडिया में जया और रत्ना जैसी वैरायटीज आई लेटर ऑन। जया एंड रत्ना वर द राइस वैरायटीज। मैच द फॉलोइंग में आते हैं सारे क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। तो सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती सोनोरा, पूसा लर्मा, सोनोरा 64, लर्मा रोजो 64 सब वीट की वैरायटीज हैं। IR8, IR24, ताइचंग नेटिव 1, जया रत्ना, ये सारी राइस की वैरायटीज हैं। शुगर केन की कहानी आती है तो 2 वैरायटीज हैं यहाँ पे, एक है सैकरम बार्बरी और दूसरा है सैकरम ऑफिसिनारम। सैकरम बार्बरी जो था वो नॉर्थ इंडियन एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड था, लेकिन दिक्कत क्या थी, शुगर का कंटेंट बहुत खराब था उसमें, ईल्ड बहुत कम थी, लो ईल्ड आती थी और बहुत पतले स्टेम थे। तो ऑब्वियसली पतला स्टेम होगा तो कम शुगर केन जूस निकलेगा, उससे कम चीनी आएगी तो ईल्ड भी उसका कम हो जाएगा। जो साउथ इंडियन वैरायटीज थी सैकरम ऑफिसिनारम वाली, उनका स्टेम मोटा था, दे हैड थिकर स्टेम्स। ज्यादा थिक स्टेम होगा तो शुगर का कंटेंट भी अच्छा होगा, लेकिन दीज वैरायटीज वर नॉट अडेप्टेड फॉर नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट। नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में वो अच्छे से ग्रो हो नहीं रहे थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ तो रास्ता निकलेगा, तो उन्होंने इन दोनों वैरायटीज को क्रॉस करना स्टार्ट किया। द 2 स्पीशीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट शुगरकेन वैरायटीज जिनका ईल्ड भी ज्यादा था, स्टेम थिक थी, शुगर ज्यादा था, एंड दे हैड द एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। ऐसी वैरायटीज क्रॉस करके बनी जो नॉर्थ इंडियन एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट भी हो गई, जिनका स्टेम भी थिक था, शुगर भी ज्यादा था और ईल्ड प्रोडक्शन भी उनका ज्यादा था। तो इस तरीके से कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग से इंडिया में बहुत चेंजेस आए हैं। मिलेट्स, तो हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया हाइब्रिड वैरायटीज ग्रो कराई गई, जो ड्रॉट टॉलरेंट थी। और एक तो वैसे ही जिस एरिया में ग्रो करते हैं वहां पानी की कमी है, और ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट बनाई वैरायटी बनी। सैलिनिटी टॉलरेंट, ऑब्वियसली पानी उड़ जाएगा तो सॉल्ट बच जाता है, सॉल्ट से क्या होगा, रूट्स को डैमेज होता है, तो सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज बनाई गई। ऑलराइट,
तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटीज आती हैं हमारे पास। फिर बहुत सारी डिजीज होती हैं, बट हमें सारी डिजीज पे फोकस नहीं करना, हमें कुछ डिजीजेस पर ही ध्यान देना है। जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट हमें याद रखना है डिजीज, एंड इट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया रेकॉन्डाइटा। ऐसे यू हैव टू मेमोराइज रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, इसका ऑर्गेनिज्म इज कोलिटोट्राइकम। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब ये जो हमारी डिजीजेस हैं तीनों, ऑल थ्री ऑफ देम आर फंगल डिजीजेस। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर इज बाय xanthomonas campestris। ये है हमारा बैक्टीरियल डिजीज। एंड टोबैको मोजाइक एंड टर्निप मोजाइक डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस एंड टर्निप मोजाइक वायरस दोनों के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। These are the list which is mentioned in the NCERT। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी है कि हाँ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये नाम हमें याद रखने हैं। यहां पे भी ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं कि हाउ विल यू ब्रीड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए एनसीईआरटी के पैसेज में दो चीजें दी हुई हैं। एक एग्जांपल है जहां पे कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स यूज हुए थे, और एक एग्जांपल है जहां पे म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूज किया गया था। तो सब कुछ वहीं पे है, बट यहां पे सिंप्लीफाई करके दे दिया है, ठीक है। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस सुन के बड़ा खतरनाक लग रहा है। दिस एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस इज नथिंग बट योर फेवरेट भिंडी, लेडी फिंगर या ओकरा कहते हैं उसे, भिंडी को। इट वॉज मेड रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। येलो मोजाइक वायरस से इसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया। कैसे बनाया गया? बाय क्रॉसिंग इट विद अ नेचुरली रेजिस्टेंट वाइल्ड वैरायटी। हमने कहा था जब आप जर्म प्लाज्म लेते हो तो कोई ऐसी वैरायटी भी हो सकती है जो नेचुरली ग्रो कर रही हो, लेकिन आज तक आपने उसे अपने लिए यूज नहीं किया, आपके ह्यूमन कंजम्पशन में वो यूज में नहीं आती। तो इसी जीनस का एक दूसरा मेंबर था एबलमॉस्कस मैनीहॉट। साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एबलमॉस्कस मैनीहॉट है, इसमें येलो मोजाइक वायरस कोई हार्म नहीं कर पाता, लेकिन एस्कुलेंटस को करता है। एस्कुलेंटस वो वैरायटी है जो डे टू डे लाइफ में हम खाते हैं, तो ये तो दिक्कत की बात थी। तो उन्होंने एस्कुलेंटस और मैनीहॉट के क्रॉसेस कराए। और क्रॉस कराने से बेसिकली होता क्या है, गैमीट्स को आप जोड़ रहे हो ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट को, तो होगा क्या कि जो भी डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो जाइगोट में आ जाएंगी, और अगर वो डोमिनेंट हो गई तो डिजीज होनी नेचुरली बंद हो जाएगी। एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो चुका होगा अपने आप। तो जो नई वैरायटी बनी थी उससे नाम मिला था परभनी क्रांति। द न्यू भिंडी वैरायटी वाज नोन एज परभनी क्रांति। और वही आपका सारा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, जो सारा हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स हैं, उन्हीं को यूज किया गया है। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। म्यूटेशन मेथड में मूंग बीन को रेजिस्टेंट बनाया गया था फ्रॉम येलो मोजाइक वायरस एज वेल एज पाउडरी मिल्ड्यू। मिल्ड्यूज जो होते हैं, दीज आर फंगल डिसऑर्डर्स। मिल्ड्यू इज अ फंगल डिजीज, ठीक है। तो मूंग बीन को येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों से म्यूटेशंस इंड्यूस करा के सेव किया गया था। तो ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में वी हैव कन्वेंशनल एंड म्यूटेशन मेथड्स। कन्वेंशनल में भिंडी और म्यूटेशन में मूंग बीन। फिर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अगेन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टेबल। तो वीट के लिए वी हैव हिमगिरी, ठीक है। गेहूं
और गिरी, इस साउंड को याद रख सकते हो, गेहूं और गिरी। फिर आता है ब्रासिका। सरसों के खेत कैसे दिखते हैं तुम्हें? येलोइश दिखते हैं पूरे के पूरे, आजकल ब्लूमिंग में है सरसों के खेत सारे के सारे। तो इसका नाम है पूसा स्वर्णिम। स्वर्ण इज गोल्ड, गोल्ड इज ए येलो मेटल। ब्रासिका येलो येलो खेत, तो येलो खेत येलो मेटल, इससे ब्रासिका का स्वर्णिम याद रख सकते हो। और ब्रासिका वगैरह में क्या होता है? व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, एल्ब्यूगो कैंडाइडा कराता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। तो ब्रासिका क्या है? क्रूसिफर मेंबर्स हैं। फिर आता है कॉलीफ्लावर, आपकी फूल गोभी व्हाइट रंग की होती है। व्हाइट के लिए वर्ड आता है शुभ्रा, शुभ्रा मीन्स व्हाइट। और व्हाइट कलर की बॉल जैसी दिखती है ना, स्नो के बॉल जैसी दिखती है। तो गेहूं गिरी, ब्रासिका येलो फूल, स्वर्णिम येलो मेटल, येलो येलो ये हो गया। कॉलीफ्लावर व्हाइट कलर का गोला, तो व्हाइट के लिए शुभ्रा, व्हाइट बॉल स्नोबॉल। कॉलीफ्लावर में भी ब्लैक रॉट और ब्लाइट ब्लैक रॉट हो सकते हैं। ये भी हमारा क्रूसिफरस ब्रासिकेसी का मेंबर है। काउ पी, कोमल, के की जो साउंड है ना, काउ एंड कोमल, उससे इसको याद रख सकते हैं। काउ कोमल, क। तो बैक्टीरियल ब्लाइट इज द डिजीज जिससे इसको रेजिस्टेंट बनाया गया। एंड लास्ट इज योर चिली। चिली क्या है? ग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, तो उसको याद रख लो, एवरग्रीन, ग्रीन चिली, सदाबहार। तो ये कुछ वैरायटीज हैं, हिमगिरी, पूसा स्वर्णिम, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार। और ये इनकी रिस्पेक्टिव डिजीजेज हैं जिसके इनको प्रोटेक्शन दी गई थी। एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे सब में पूसा वर्ड लगा हुआ है। तो ये जो IARI की हम बात कर रहे हैं, IARI इंडिपेंडेंस से पहले इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रिटिशर्स के टाइम से है। और बिहार में एक जगह है जिसका नाम है पूसा, वहां पे ये इंस्टीट्यूट हुआ करता था। तो तब से इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट लोकली बुलाया जाता है इसे। और इसीलिए आपको यहाँ पे बनी हुई वैरायटीज के आगे कई बार ये पूसा वाला वर्ड देखने को मिलता है, जस्ट फॉर हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। वो डिजीज रेजिस्टेंस था। यहां पे ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगर हम कर रहे हैं तो यहां पे हो क्या रहा है? किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है? वी हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहां पे। अभी यहां पर इंसेक्ट से रेजिस्टेंस है। तो ये एनसीईआरटी की चीज है टैबुलर फॉर्म में। वीट की जो वैरायटी है, देवर नेचुरली रेजिस्टेंस, ये जो टेबल है सारी नेचुरल रेजिस्टेंस की है। नेचुरल रेजिस्टेंस जो थी वीट की स्टेम सॉफ्लाई के लिए, अगर उसके पास सॉलिड स्टेम होती है, देर आर फ्यू वैरायटीज ऑफ वीट विच हैव अ सॉलिड स्टेम, बाकियों के पास हॉलो स्टेम होती है। तो सॉलिड स्टेम वाले आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू स्टेम सॉफ्लाई। सिमिलरली अगर वीट पर हेयरी लीव्स हैं, छोटे छोटे ट्राइकोम्स हैं लीव्स पर, तो जो लीफ बीटल है वो उससे नेचुरली रेजिस्टेंट हो जाता है। लीफ बीटल उसके ऊपर कोई एग्स वगैरह ले नहीं कर पाता। कॉटन के पास अगर हेयरी लीव्स हैं तो जैसिड नाम के इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड रहता है। कॉटन में जिस वैरायटी में स्मूथ लीव्स हैं, कुछ में हेयरी कुछ में स्मूथ, तो जिनके पास स्मूथ लीफ है और जिनमें नेक्टर नहीं होता, वो कॉटन बॉलवर्म से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बॉलवर्म का कॉन्सेप्ट आगे जाके भी तुम पढ़ोगे। तो सॉलिड स्टेम होना, हेयरी लीव होना, स्मूथ लीव होना, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। नेक्टर नहीं है, एक केमिकल मिसिंग है, तो वो बायोकेमिकल एडेप्टेशन है। ऐसे ही मेज के अंदर
अगर नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, शुगर कंटेंट कम होता है, एस्पार्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, तो एक बायोकेमिकल, अगेन सारा केमिकल है, तो बायोकेमिकल अडेप्टेशन, स्टेम बोरर से मेज प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के पैराग्राफ की चीजें हमारी, और ये आ गया हमारा सारा का सारा अगेन चार्ट। तो ब्रासिका की एक वैरायटी है, दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स, वैरायटी का नाम है पूसा गौरव। फ्लैट बीन, मम्मी वगैरह से पूछना, सेम, हिंदी में सेम बोलते हैं, फलियों का एक टाइप है। तो पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, उसे जैसिड एफिड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट बनाया गया। भिंडी, अब यहाँ पे भिंडी को वहां से कंफ्यूज मत करना, वहां येलो मोज़ेक वायरस वाज द डिजीज, यहाँ पे शूट एंड फ्रूट बोरर है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। तो पूसा सावनी एंड पूसा A4 ये आए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं तो कई बार एक चीज होती है कि भाई किसी के पास खाना ही नहीं है खाने को, ये एक बात है कि यू डोंट हैव फूड टू ईट, तो ऑब्वियसली आपको भूखमरी होगी। दूसरी चीज है कि खाने को तो है, बट योर फूड इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। आपके खाने में मान लो किसी एक व्यक्ति को अगर मैं बोलूं कि भाई आपको सिर्फ 1 महीना चावल खा के ही पेट भरना है, कुछ और खाना ही नहीं है 1 महीने तक, तीनों टाइम जब भूख लगे सिर्फ चावल ही चावल खाने हैं, तो उस बंदे को कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरली राइस में इतने हाई क्वालिटी, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स नहीं है। तो आपके पास एक चीज है कि खाना नहीं है, और दूसरा कि खाना तो है बट उस खाने में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। तो फूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि 3 बिलियन पीपल, देयर आर अराउंड 3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। हिडन हंगर क्यों? खाने की कमी नहीं है उनके पास, खाना है, उन खानों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। तो हिडन हंगर में जो आप खाना खाते हो, योर फूड इज डेफिशिएंट, द फूड इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। और वो किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट हो सकता है, प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, किसी विटामिन की कमी, किसी मिनरल की कमी, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसको हिडन हंगर कहते हैं। और इसका जो समाधान है वो है हमारा बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाई मतलब किसी चीज को एनहांस करना, किसी चीज को मैग्निफाई करना, इज फोर्टिफिकेशन। तो यहां पर देयर इज ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स with higher levels of vitamins and minerals, या higher level of protein and healthier fat। सारे के सारे फैट खराब नहीं है, there is good fat, there is bad fat। तो हेल्दी फैट को इंक्रीज करा रहे हैं, प्रोटीन को, मिनरल्स को, विटामिन्स को इंप्रूव करा रहे हैं। तो दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पॉपुलेशन है चावल पे डिपेंडेंट है, तो आप ऐसी चावल की वैरायटीज बनाओगे जिसमें कोई मिनरल ज्यादा कर दो, या फिर उसके अंदर कोई विटामिन है उसका कंटेंट इंक्रीज कर दो, जिससे कि वो डाइट के साथ वो जो डेफिशिएंट मटेरियल है वो भी पहुंच जाए। ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे फंसते हैं इन क्वेश्चंस पे। ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी, ऑयल का कंटेंट और क्वालिटी, दोनों चीज इंप्रूव होती है। प्रोटीन का कंटेंट तो पता है, क्वांटिटी, क्वालिटी कैसे? आप पढ़ते हो 11th में बायोमोलिक्यूल्स में दैट देयर आर सम अमीनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल। कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल कैटेगरी के हैं और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो हैं जो आपको डाइट से मिलते हैं, वो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, डाइट से जो चीजें मिलती हैं उसको तोड़ती है, चेंज करके अपने आप सिंथेसाइज करेगी, अब उसे रीसिंथेसिस करती है, फ्रेशली फॉर्म नहीं करती। तो मान लो तुमने एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया, उसमें तुमने ऐसे प्रोटीन्स इंक्रीज किए जिनमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा ज्यादा है,
तो कोई फायदा थोड़ी होगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी भी खुद बना लेती है। आपको ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो। वैसे ही ऑयल, सारे ऑयल्स तो हेल्दी नहीं है, तो जो हेल्दी ऑयल है, जो हेल्दी फैट्स है, वो इंक्रीज होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो इंक्रीज होना चाहिए। डीएचए है, वो इंक्रीज होना चाहिए। टीवी में ऐड आता है ना बहुत सारे बच्चों के लिए, तो उसमें क्या दिखाते हैं, बॉर्नवीटा वगैरह में क्या दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनमें हेल्दी फैट्स को इम्प्रूव कराया गया है, जो ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह में मदद करे हमें। तो ऑयल और प्रोटीन की कंटेंट और क्वालिटी दोनों मायने रखेंगे। विटामिन की जब हम बात करते हैं तो विटामिन में सिर्फ कंटेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में सिर्फ कंटेंट है, इनमें क्वालिटी नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक गुड आयरन, बैड आयरन, गुड विटामिन ए, बैड विटामिन ए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत छोटी सी चीज है, बट लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, 2000 में मेज के हाइब्रिड्स मार्केट में आए थे विच हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो मेज हाइब्रिड्स की बात की जा रही है, इनका नाम था प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। ये मेज हाइब्रिड्स थे हमारे, विच हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन इन देम। ठीक है, कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड्स। सेकेंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मेज हाइब्रिड का हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, वीट की एक वैरायटी थी एटलस 66। इस वैरायटी में बहुत हाई प्रोटीन हुआ करता था। नेचुरली वीट में प्रोटीन कंटेंट हाई नहीं होता है, तो एटलस 66 वाज यूज्ड एज अ डोनर। इसको एज अ प्लांट लिया गया और जिस भी पौधे को आपको प्रोटीन रिच बनाना है उसके साथ क्रॉस करा देते थे फॉर इंप्रूविंग द कल्टिवेटेड वीट। फिर थर्ड एग्जांपल क्या है, वी हैव आयरन फोर्टिफाइड राइस। It has 5 times higher level of iron as compared to the normal varieties. तो नॉर्मल वैरायटी में अगर 5 मिलीग्राम आयरन आपको मिल पाता है पर 100 ग्राम, तो इसमें आपके पास 20 मिलीग्राम होगा पर 100 ग्राम, सॉरी 25, 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो मेज के हाइब्रिड वैरायटीज बनाई गई जिनमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन इंक्रीज हो गया। वीट की वैरायटीज बनाई गई एटलस 66 को यूज करके, जिनमें प्रोटीन ज्यादा हुआ। राइस की वैरायटीज बनाई गई हैं, राइस की वैरायटीज बनाई गई हैं जो आयरन फोर्टिफाइड है 5 टाइम्स ज्यादा। फिर उन्होंने लिखा वापस से IARI के लिए कि बहुत सारी सब्जियां बनाई हैं उन्होंने, तो इन सब्जियों को याद रखना पड़ेगा। विटामिन ए से बिल्कुल भरपूर कैरेट, स्पिनच, पंपकिन बनाए हैं। इसके अलावा विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गोड। बिटर गोड क्या होता है, बिटर कड़वा क्या होता है, करेला, तो बिटर गोड इज करेला। बथुआ, चीनोपोडियम, मस्टर्ड, टोमेटो बनाए हैं। आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच और बथुआ बनाया। स्पिनच में वैसे भी हमें पता है आयरन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, उसमें भी और ज्यादा मैग्निफिकेशन की है। प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच बीन्स, गार्डन पीस, ये चारों के चारों क्या है, ऑल 4 ऑफ देम आर फैबेसी मेंबर, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। और हमें पता है लेग्यूम्स में एक प्रोटीन कंटेंट नेचुरली हायर साइड पे होता है, उसको और अच्छे से फोर्टिफाई किया, और ज्यादा प्रोटीन एनरिचमेंट कराई है। ऐसे ही बायोटेक में आप स्टडी करते हो, गोल्डन राइस बायोटेक में आता है, तो ऐसे चावल बनाए गए थे जो विटामिन ए एनरिच थे। विटामिन ए एनरिच्ड।
तो ये सारे के सारे बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। फिर कॉन्सेप्ट आया सिंगल सेल प्रोटीन का। अब इसमें और बायोफोर्टिफिकेशन में कंफ्यूजन आती है। क्या बायोफोर्टिफिकेशन क्या था? बायोफोर्टिफिकेशन में यू आर ब्रीडिंग क्रॉप, आप प्लांट पर काम कर रहे हो कि वो प्लांट आपको प्रोटीन, ऑयल, विटामिन, मिनरल ये सब इंक्रीज करके दे। सिंगल सेल प्रोटीन में आप माइक्रोब्स पे काम करते हो, चाहे वो यूनिसेलुलर माइक्रोब हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट हैज टू बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या कर रहे हो? इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोटीन बनवा रहे हो। तो सिंगल सेल से ये मतलब नहीं है एक सेल, सिंगल सेल कॉन्सेप्ट बस इसको नाम मिला क्योंकि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो फॉर लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन। तो स्पाइरुलिना हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला हमारा ग्रीन एल्गी है। इन दोनों को बायोफोर्टिफिकेशन के साथ साथ हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स इसको खाते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए, तो स्पेस फूड है दोनों के दोनों। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, इसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया कि अगर इसका 250 ग्राम का प्योर कल्चर आप लो, 250 ग्राम प्योर बैक्टीरिया आपके पास है, तो वो आपको अराउंड 25 टन ऑफ प्रोटीन दे सकता है। इमेजिन जस्ट 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया गिविंग यू 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस इज योर बैक्टीरिया। इसके अलावा फ्यूजेरियम कैंडाइडा मशरूम्स, ये सारे हमारे फंजाई हैं। मशरूम को देख के ये मत सोचना सर मशरूम कैसे आपका एकदम से मल्टी सेलुलर। मशरूम जो तुम देखते हो नेकेड आई से वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, वो मैक्रोस्कोपिक होती है, बट एक सिंगल हाइफा तुम देखोगे तो वो तुम्हें नजर नहीं आएगा कल्चर में। तो ये सारे के सारे सिंगल सेल प्रोटीन है। इट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू गेट प्रोटीन्स ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना होता है? you have to remove any type of fats या any type of heavy metal। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक नेचुरल एबिलिटी है कि पानी में कोई हैवी मेटल होगा तो ये अपने सेल्स के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यू शुड रिमूव ऑल टाइप ऑफ फैट्स एंड हैवी मेटल। सिंगल सेल प्रोटीन में तुम्हें फैट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे फैट और हैवी मेटल हटाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टिश्यू कल्चर का। आप प्लांट की किसी टिश्यू को लेके उसे कल्चर करके नए पौधे बना सकते हो। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक, एक मेथड है, एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल है जहां पर आप नए पौधे बना सकते हो फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट। तो जो प्लांट पार्ट आप यूज करते हो उसे कहा जाता है एक्सप्लांट। द प्लांट पार्ट विच यू यूज is known as explant. Any part of a plant is taken in a test tube under sterile condition, वहां पे infections नहीं होने चाहिए, in a special nutrient media। 11th में हाइड्रोपोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल दो पौधे उग जाएंगे, उसी का एक बहुत हाईली स्पेशलाइज स्टेट है। यहाँ पे पानी नहीं यूज करते, लेकिन आप यहाँ पे पानी में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल और डालते हो कि वो जेली जैसा हो सकता है। तो एक्सप्लांट आप किसी भी प्लांट के पार्ट को बोलते हो। फिर हमने क्या कहा कि उस प्लांट पार्ट से आप पूरा नया पौधा बना रहे हो, तो मतलब उस प्लांट पार्ट के पास कोई एबिलिटी है ना कि वो रीजनरेट कर पा रहा है। तो दैट एबिलिटी, दैट कैपेसिटी टू रीजनरेट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। एक्सप्लांट उस हिस्से को बोलते हैं, उस हिस्से की काबिलियत है कि वो पूरा नया पौधा बन जाएगा अगर तुमने उसे स्टेराइल कंडीशन और स्पेशल न्यूट्रिएंट्स में रखा।
तो वो जो काबिलियत है, वो जो कैपेसिटी है, वो जो एबिलिटी है, दैट इज टोटीपोटेंसी। फिर एक पौधे से हजारों पौधे आप अपने लैब के अंदर बैठे बैठे बना सकते हो। So it is method of producing thousands of plants through tissue culture। टिश्यू कल्चर की टेक्निक से आप बहुत सारे पौधे बना लेते हो। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, छोटे से लेवल पर प्रोपोगेट, फैलाना, ग्रो कराना। और माइक्रो प्रोपोगेशन की एक खासियत है कि यहां पर आपके सोमैटिक सेल्स एम्ब्रियो बना सकते हैं, तो उसे कहा जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। I repeat, somatic cells can form embryo and then they can form your epicotyle, hypocotyle and all the stuff that we discussed in sexual reproduction chapter. So somatic embryogenesis is seen in micropropagation. Somatic मतलब somatic cell, vegetative cell, embryogenesis, embryo बना सकते हैं। अब somatic cell से asexually बन रहा है ना सारा। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमने क्या कहा था? प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो एसेक्सुअल, याद रखना ये चीज भूलने की नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज एन एसेक्सुअल मेथड। सोमैटिक सेल से एसेक्सुअली क्या बन रहे हैं? क्लोन्स बन रहे हैं। तो हर प्लांट जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू द ओरिजिनल प्लांट। जैसे एक पौधे से बाकी सारे पौधे बनाए वो उसके एग्जैक्ट कॉपीज हैं, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा अभी, तो उनको आपस में सोमा क्लोन कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब आप इतना सारा काम करते हो, इतने सारे केमिकल्स की प्रेजेंस में काम चल रहा है, कोई नेचुरल म्यूटेशन तो आ सकती है। तो सोमा क्लोन में अगर कोई वेरिएशन देखे उसे आप बोलते हो सोमा क्लोनल वेरिएशन। दे आर द वेरिएशन अमंग सोमा क्लोन। और क्यों आए ये? दे कैन बी ड्यू टू spontaneous mutation। कोई भी एक रैंडम म्यूटेशन की वजह से आ सकती है। माइटोसिस कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई केमिकल आपके लैब में उस टाइम पे ज्यादा हो गया, यूवी का एक्सपोजर हो गया, कोई भी रीजन था, उससे कोई वेरिएशन आ गई। तो एक्सप्लांट पौधे के हिस्से को, टोटीपोटेंसी उसकी काबिलियत को, माइक्रोप्रोपगेशन मेथड का नाम है जहां पर एक से अनेक पौधे बनाए जा रहे हैं। उन पौधों में सोमैटिक सेल एम्ब्रियो बना रहा है तो उसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। हर पौधा क्लोन है, जो सोमैटिक सेल से आए थे तो सोमा क्लोन नाम दे दिया। इनमें कभी वेरिएशन दिखता है तो उन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन बोल देते हैं। एक्सप्लांट की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेम्स को यूज किया जा सकता है, तो उसे मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं। मेरिस्टेम कल्चर से हम वायरस फ्री प्लांट्स बनाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि मेरिस्टेम्स की खासियत होती है दैट दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। और रैपिड डिवीजन होता क्यों है? बिकॉज दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपके किसी पौधे में कोई वायरल इन्फेक्शन लग गया, अब तुम बचाना चाहते हो उस पौधे को, तो मेरिस्टेम्स ले सकते हो आप उसका कोई एपिकल मेरिस्टेम ले लो या फिर उसके एक्सिल से कोई मेरिस्टेम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इट हैज टू बी अ मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि उनमें वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता, इतने रैपिडली ग्रो करते हैं कि वायरस उसको इन्फेक्ट या ओवरटेक नहीं कर पाता। तो यू कैन हैव मेरिस्टेम कल्चर्स। इसके अलावा आप रूट के सेगमेंट्स ले सकते हो, आप स्टेम में इंटरनोड या नोड के सेगमेंट्स ले सकते हो, या फिर आप लीफ के सेगमेंट्स ले सकते हो। अलग अलग प्लांट अलग अलग चीज़ों से अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप इनमें से कोई पौधा, कोई सेक्शन ले सकते हो।
या फिर एक बहुत अच्छी टेक्निक डेवलप हुई थी जिसे हम कहते हैं एंथर कल्चर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट थे, गुहा एंड माहेश्वरी। वर्ल्ड इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट थे ये, गुहा एंड माहेश्वरी। दे वर्कड ऑन अ प्लांट नोन एज दतूरा। अब इन्होंने क्या किया, टिश्यू कल्चर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की लैब इज वेरी वेरी फेमस। तो डीयू की जो लैब में काम उन्होंने किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अनओपन्ड एंथर्स, कोई इमेच्योर एंथर्स थे, उनमें छोटे छोटे प्रोपोग्यूल्स निकलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था कि ये तो काम ही नहीं कर रहे एंथर्स। कुछ दिन में देखा यार एंथर पे कोई आउटग्रोथ्स हो रही है, तो पता चला कि एंथर कल्चर काम आ सकता है। और एंथर में क्या होगा, हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इमेच्योर एंथर आप यूज करते हो तो उसके अंदर जो मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं, उनसे आपको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं। These haploid plants are used for making pure lines. हैप्लॉइड पौधा आपके पास मिल गया। देयर इज द केमिकल नोन एज कॉल्चिसिन। 11th में मॉर्फोलॉजी में लिलियसी के अंदर दिया हुआ है कि कॉल्चिसिन से आप क्रोमोसोम्स डबल करा सकते हो। यस, एक एंटी कैंसरस एजेंट भी है और स्पिंडल्स को रोक देता है बनने से, तो क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है, वो आगे डिवाइड ही नहीं कर पाते। तो आप उस हैप्लॉइड से उसका एग्जैक्ट परफेक्ट प्योर लाइन डिप्लॉइड बना लेते हो। तो ये एंथर कल्चर, तो आप इमेच्योर एंथर्स को यूज कर सकते हो, वो आपका एक्सप्लांट हो सकता है। रूट स्टेम लीफ एक्सप्लांट हो सकता है, मेरिस्टेम्स आपके एक्सप्लांट हो सकते हैं। और मेरिस्टेम्स की खासियत है कि वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए काम आते हैं। फिर जैसा हमने कहा डेफिनेशन में था स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो आपका वो पौधा है, जो लिविंग मटेरियल है, उसे आप खाली सरफेस से स्टेरिलाइज करते हो। यू परफॉर्म सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ योर एक्सप्लांट। डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं और बहुत माइल्ड अल्कोहल, बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ मर्करिक क्लोराइड यूज कर सकते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, माइल्ड मर्करिक क्लोराइड, दीज आर यूज फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन। खाली ऊपर ऊपर से स्टेरिलाइज करना है। अगर आपने अपने लिविंग प्लांट को एकदम हाई क्रूड मेथड्स में डाल दिया तो उसके लिविंग सेल्स ही मर जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन हम एक्सप्लांट के लिए कर रहे हैं। एंड देन कम्स कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन आप अपने सारे इक्विपमेंट्स का करते हैं। जो भी इक्विपमेंट यूज करना है, जो आपको न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करना है, उसको आप सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं। और यहां पे भी आप अल्कोहल की मदद लेते हो, यहां पे भी डिस्टिल्ड वाटर की मदद ली जाती है, लेकिन साथ साथ यहां पर आप ऑटोक्लेविंग करते हो। जैसे प्रेशर कुकर या इडली मेकर होता है, वैसा सा एक मशीन होती है ऑटोक्लेव। लैब में, ऑपरेशन थिएटर्स में, हर जगह इसको यूज किया जाता है सरफेस को पूरा डिसइंफेक्ट करने के लिए। आप यूवी रेज की मदद लेते हो। तो इक्विपमेंट्स को, न्यूट्रिएंट मीडिया को आप कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन में डालते हो। एक्सप्लांट को खाली सरफेस से स्टेरिलाइज किया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडिया को अगर हम देखें
तो पहली चीज ध्यान रखना है, इसका पीएच हैज टू बी अराउंड 5.7। इस पीएच पे इसको मेंटेन करके रखा जाता है। एंड योर न्यूट्रिएंट मीडिया अगेन कुड बी ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप होता है जहां पे आप अगार अगार ऐड करते हो। अगार अगार एक जेलिफाइंग एजेंट है, वो जेल में चेंज कर देता है। सेमी सॉलिड जेल बना देता है। एंड द अदर इज विदाउट अगार अगार। तो इसमें वो पानी में ही जो सारे न्यूट्रिएंट्स और शुगर्स एडेड हैं वो होती है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। और जो आप जेल बना के टेस्ट ट्यूब में डाल देते हो तो वो प्रॉपर कहलाता है हमारा कैलस कल्चर। कैलस कल्चर को अगर हम देखें तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास प्रॉपर एक सेमी सॉलिड जेल होता है। यह हैव अ जेल। इस जेल में आपने इसको सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। आप इसमें सारे विटामिन्स डालते हो, शुगर का सोर्स दोगे कोई ना कोई, और ग्रोथ के लिए जो भी हॉर्मोन्स चाहिए वो डालोगे, प्लस माइल्ड लेवल ऑफ आप पेस्टिसाइड्स भी डालते हो। थोड़े थोड़े उसमें आप कोई ना कोई पेस्टिसाइड्स भी ऐड कर सकते हो कि कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे। बहुत माइल्ड लेवल, वेरी वेरी माइल्ड। और सस्पेंशन कल्चर को अगर हम देखते हैं तो सस्पेंशन कल्चर में आपकी ट्यूब के अंदर नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में सारा मीडिया होता है। वहां पे जेल नहीं बना है, लिक्विड फॉर्म है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब अगर आप इसे ऐसे ही रख दोगे तो इसके अंदर प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाएगी। तो सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं, स्पेशल मशीन आती है, तो दे आर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट 100 टू 250 आरपीएम। एक मशीन होती है, उस पर आप ये बॉटल रखते हो और वो मशीन ऐसे घूमती रहती है, ऑटोमेटिकली मशीन ऑन कर दो घूमती रहेगी, और आप सेट कर सकते हो कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट चाहिए आपको उसके। ठीक है, तो 100 से 250 आरपीएम पे वो चीज कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी, जिससे कि प्रॉपर एरेशन बना रहे उसके अंदर। ठीक है, तो विदाउट अगर डालेंगे तो सस्पेंशन कल्चर, और अगर डाल दिया तो उसको बोलते हैं हम कैलस कल्चर। कैसे किया जाएगा टिश्यू कल्चर? अब तो मान लेते हैं हमारे पास एक पौधा है, मुझे इस प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बनवानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहली चीज, मान लेते हैं मैं इंटरनोड से काम करना चाहता हूँ। मैंने इसका एक इंटरनोड लिया, आई हैव अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सारा का सारा मेरा जेल है, और इस जेल में मेन चीज, पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे? इन द फर्स्ट फेज ऑक्सिन की और साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन हम सेम रखेंगे। तो मेरा जो भी इंटरनोड का सेगमेंट था, वो इंटरनोड का सेगमेंट मैं इस जेल में डाल के छोड़ दूंगा, माउथ को कवर करके रख दूंगा। अब ये जो मैंने कवरिंग करके माउथ में रख के छोड़ दी, जेल के अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ है। मेन ध्यान रखना है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए सेम। सेम कंसंट्रेशन होगा, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। इसे कहते हैं कैलस। एक अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का।
अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। जो भी परमानेंट टिश्यूज थी, हुआ क्या यहाँ पे, जो भी परमानेंट टिश्यूज थी उनको सिग्नल मिला कि आपको सेल साइकिल में वापस आना है। तो परमानेंट टिश्यूज आर डी डिफरेंशिएटेड, उन्होंने डी डिफरेंशिएशन किया तो वो सारे के सारे बन गए मेरिस्टेमेटिक। अब वो मेरिस्टेमेटिक बन चुके हैं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन सेम है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो सारे के सारे सिर्फ माइटोसिस किए जा रहे हैं और एक अनडिफरेंशिएटेड मास बन चुका है। इसको हम बोल रहे हैं कैलस। अब न्यूट्रिएंट तो लिमिटेड है इसके अंदर, तो कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे, सब कल्चरिंग करोगे, आगे इसको कल्चर करोगे। कैसे, मान लेते हैं ये जो कैलस है, ये जो हमारा कैलस है, इससे मैं 5 न्यू ट्यूब्स बनाऊंगा। एक बड़े से कैलस को 5 पीसेस में डिवाइड करेंगे, 5 न्यू ट्यूब्स बनाएंगे, और हर एक ट्यूब में, अब मेरी ट्यूब के अंदर बस चेंज क्या है, ये रहा, इसमें कैलस का एक टुकड़ा मैंने डाला, ऐसी मेरे पास 5 ट्यूब्स मैंने बनाई है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपके जेल में आपको साइटोकाइनिन ज्यादा करना है, ऑक्सिन की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी। और साइटोकाइनिन क्या करता है, 11th में क्या पढ़ा था हमने, एडवेंटिशियस शूट बना के दे देगा तुम्हें। तो तुम्हें कुछ टाइम बाद इस कैलस में से क्या दिखेगा, इस तरीके से एडवेंटिशियस शूट निकल रही है, एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ शुरू हो गई। कुछ टाइम के लिए इसी में रहेगा, फिर आपको क्या करना होगा, फिर से सब कल्चर करो, हर एक शूट को नए ट्यूब में डालना है। फिर एक नई ट्यूब बनाई, लेकिन अब क्या होगा, इस न्यू ट्यूब के जेल में अब हम साइटोकाइनिन को कर देंगे कम, ऑक्सिन को कर देंगे ज्यादा। तो जो भी तुमने शूट लगाई होगी, इस शूट में आ जाएंगे एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तुमने एक इंटरनोड को लिया, उससे कैलस बना, एक कैलस के मैंने 5 टुकड़े किए, तो इसलिए 5 नई ट्यूब्स आएंगी। हर ट्यूब में क्या हो रहा है, ऐसी 5 ट्यूब्स बनाई है मैंने, और हर ट्यूब में साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो उनसे एडवेंटिशियस शूट निकलने लग गई। हर एडवेंटिशियस शूट को फिर एक नई ट्यूब में डालना है, तो 3 नई ट्यूब बनी एक से, उसमें एडवेंटिशियस रूट बन जाएगी। और प्रॉपर आपको प्रॉपर शूट ग्रोथ होती हुई मिलेगी, प्रॉपर शूट बनती है। तो इस तरीके से एक इंटरनोड से मैंने टोटल 15 ऐसी ट्यूब्स बना ली होंगी अब तक, 5 ट्यूब कैलस वाली और हर एक से और 3-3 ट्यूब, तो टोटल 15 ट्यूब्स, 15 पौधे मेरे पास एक से ही नोड से आ गए। अब उसके मैं 4-5 नोड्स लेके कल्चर करूं, तो मेरे पास सोचो कितने, 60 to 70 प्लांट्स आ सकते हैं। और ऐसे अगर आपने बहुत सारे सैंपल्स पे काम किया, एक प्लांट की जगह आपके पास और 10 प्लांट है, तो 700 से 1000 पौधे आ गए, तो यही हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन। और इस पौधे को सीधा आप क्या करोगे, अब इस पौधे को आप रखोगे हार्डनिंग के लिए। पौधा जो है वो टिश्यू कल्चर की लैब में बहुत नाजों से पला बढ़ा है। टिश्यू कल्चर की लैब बहुत स्टेरिलाइज्ड लैब होती है, वहां पे कोई टाइप का इन्फेक्शन आप अलाउ नहीं करते। तो इस पौधे को अभी तक सॉइल का टेक्सचर नहीं पता कैसा है, जेल में ग्रो कर रहा था, तो उसकी
रूट्स को एकदम सॉफ्ट कंडीशन की आदत है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पता है इसको, ट्यूब्स में आर्टिफिशियल लाइट में रहा है, आज तक कभी इसे कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का ही नहीं पता, डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल वीक है। तो ऐसे पौधे को निकाल के तुम सॉइल में सीधा डाल दोगे तो वैसे ही मर जाएगा। तुम धीरे धीरे से कंडीशंस देते हो, तो उसको बोलते हैं हम हार्डनिंग। तुम पहले इसे किसी खिड़की वगैरह के पास रखते हो जिससे शेड के थ्रू नेचुरल सनलाइट आए धीरे धीरे। तुम उसे स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन में रखते हो जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अभी इसको प्रॉपर सनलाइट की आदत नहीं है, एकदम ड्राई कंडीशन की हैबिट नहीं है। तो धीरे धीरे आप हार्डनिंग करते हो, हार्डनिंग उसके एक्लिमेटाइजेशन को बोलते हैं, और फिर बाद में जाके इट कैन बी प्लांटेड इन अ रियल सॉइल। एकदम से नहीं उठा के डाल दोगे, शॉक में मर जाएगा। तो ये जो टेक्निक है ये टिश्यू कल्चर है। टेक्निक इज टिश्यू कल्चर। ये जो टुकड़ा हमने लिया इंटरनोड का, ये है एक्सप्लांट, इससे नए स्ट्रक्चर्स बन पा रहे हैं, वो एबिलिटी है टोटीपोटेंसी। आपके पास 15-20 कॉपीज आ रही हैं उसकी, तो हर एक कॉपी एक सोमा क्लोन है, और ये जो मेथड है ये माइक्रो प्रोपोगेशन है। इन 15-20 मेंबर्स में कोई वेरिएशन आ जाएगा तो वो कहलाएगा सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्लियर है? दिस इज प्लांट टिश्यू कल्चर। एंड बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि भाई पूरे पौधे को उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो। आप सिर्फ 2 सेल्स को लेके उनको फ्यूज करा सकते हो। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक पैरासेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल जैसा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो ना कि आप आर्टिफिशियली एक सिंगल एग को एक स्पर्म से इंजेक्ट करा सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो सेक्सुअल जैसा है, असली में सेक्सुअल नहीं है। साइंटिस्ट ने देखा कि एक प्लांट ए है एक प्लांट बी है, इंस्टेड ऑफ कि पूरे प्लांट पे काम करने के, उन्होंने कहा उनका एक एक सेल लेते हैं, सेल को फ्यूज कर देते हैं, तो भी सारे कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो वो कहलाया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट किसको हम बोलते हैं? व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट? अ सेल विदाउट अ वॉल। अ सेल विदाउट अ वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। मान लेते हैं एक सेल ए है मेरे पास, इस सेल के अंदर हमारे पास बाहर प्लांट का सेल है, तो मिडिल लैमेला मिलेगा, मिडिल लैमेला के अंदर एक सॉलिड सी सेल वॉल भी मिलेगी, और इसके अंदर फिर होगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है मेरा ए। ऐसे कोई दूसरा पौधा भी होगा जिसके मुझे डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये उसकी मिडिल लैमेला, उसकी सेल वॉल, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है मेरा सेल बी। तो एक सेल ए ले लिया, एक सेल बी ले लिया, बट इनको अभी प्रोटोप्लास्ट नहीं कह रहे। प्रोटोप्लास्ट कब कहेंगे? यू विल ट्रीट देम विद पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। सेल्यूलेज सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा, सेलुलोज को डिसॉल्व करेगा। पेक्टिनेज मिडिल लैमेला के कैल्शियम पेक्टेट को डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व होने के बाद अब आई विल हैव 2 protoplast. Now I'll have which do not have a cell wall. Cell A and cell B. Protoplast of A and protoplast of B. ये दो आ चुके हैं हमारे पास।
और ये आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या दिख रही है अब हमें दोनों की? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप इन दो सेल्स को फ्यूज कराना चाहते हो, अपने आप फ्यूज नहीं होते हैं, आपको एक्सटर्नल किसी एजेंट से इनको फ्यूज कराना पड़ता है। यू नीड टू परफॉर्म फ्यूजन। करंट यूज करेंगे तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन, और अगर किसी केमिकल से फ्यूज कराओगे इनको तो वो कहलाएगा कीमोफ्यूजन। कीमोफ्यूजन के लिए दो एजेंट्स बहुत कॉमन है, वन इज सोडियम नाइट्रेट एंड अदर इज पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। पेग बोलते हैं इसे शॉर्ट में। आपके पास दो सेल्स थे प्रॉपर, आपने उनका सेल वॉल और मिडिल लैमेला डिसॉल्व कराना था पेक्टिनेज और सेलुलेज से। ए और बी का प्रोटोप्लास्ट बच गया है, एक साथ रखा हुआ है, फ्यूज नहीं होगा अपने आप। या तो इलेक्ट्रिक करंट दो तो मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज होगी, या सोडियम नाइट्रेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में से कोई एक दे दो, ये केमिकल्स हैं, इनसे मेम्ब्रेन थोड़ी डिस्टेबलाइज होगी तो फ्यूज हो जाएगी आराम से। तो फ्यूजन आपने कराया इधर इलेक्ट्रिकली और केमिकली, और फ्यूजन होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? मान लो फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन के बाद तीन कंडीशन आती है। एक कंडीशन आती है जहां पर प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है पूरा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो पाए, न्यूक्लियस अलग अलग रह गए हैं। साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड, न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है, ये फ्यूज नहीं हो पा रहे। तो दो न्यूक्लियस की कंडीशन है, इसे हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। दिस इज अ डाइकैरियन कंडीशन, या फिर इसी को बोला जाता है हेटेरोकैरियन कंडीशन। ए और बी का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, अभी ऐसे ही बाय न्यूक्लिएट कंडीशन में ही सेल बन के रहेगा। सेकेंड कंडीशन हो सकती है जहां पे एक ही न्यूक्लियस के अंदर ए और बी दोनों का जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड, न्यूक्लियस भी फ्यूज्ड हो गया, तो इसको अब आप बोलोगे सिन कैरियन कंडीशन। सिन मतलब फ्यूजन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो चुका है, सिन कैरियन फ्यूज्ड न्यूक्लियस। तो एक तो ये कंडीशन आ सकती है, एक ही न्यूक्लियस है अब जिसके अंदर दोनों के जेनेटिक मटेरियल है, तो ये हो गया मोनोकैरियन। और एक थर्ड कंडीशन आपके पास आ सकती है जहां पर एक का जेनेटिक मटेरियल है लेकिन दूसरे का जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसी भी एक कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यहां पे क्या है, खाली साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड है, एक न्यूक्लियस डीजेनरेट हो गया है, तो ये क्या है, खाली हाइब्रिड। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के लेवल पर हाइब्रिड बन के रह गया है, तो इट इज नोन एज अ साइब्रिड। ये प्रॉपर हाइब्रिड है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, चाहे अलग अलग ही है तो सही, एक्सप्रेस करेगा। ये हाइब्रिड है, प्रॉपर हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर दोनों का न्यूक्लियस भी सेम हो चुका है, तो इसलिए इसको सिन कैरियन बोला।
लेकिन अगर न्यूक्लियस एक का ही है, दूसरे का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो खाली खाली साइटोप्लाज्म लेवल पे हाइब्रिड हुआ है, तो उसको साइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूजन कराया तो जरूरी थोड़ी आपके मन की चीज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है फ्यूजन सक्सेसफुली ना हो, लेकिन अगर हुआ तो इसमें से ये तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। ऑलराइट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के जो एग्जांपल्स हैं, साइंटिस्ट ट्राइड टू क्रॉस पोटैटोज विद टोमेटोज। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि लोग ग्राफ्टिंग यूज करते थे। पोटैटो का स्टॉक लेते थे, लोअर पार्ट लेते थे, टोमेटो का अपर पार्ट लेते थे, कायन लेते थे, एक साथ मिला देते थे, ग्राफ्टिंग करके सील कर दिया, तो उनकी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती थी उन्हें। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक परमानेंट पौधा ही बना दें ऐसा। तो उन्होंने जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ट्राई किया तो टोमेटो बना तो, लेकिन ना तो टमाटर के साइज पर फर्क पड़ा, वो और छोटे हो गए, ना ही ट्यूबर्स सक्सेसफुली बने। तो जो वो चाहते थे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, कुछ भी डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं आ पाया उसमें। ऐसे ही रेफेनो ब्रासिका, कैबेज के क्रॉसेस कैरेट्स के साथ कराए गए, रेडिश के साथ। तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स यहाँ पे इसलिए इतने कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऑलराइट, तो ये है हमारा सारा का सारा स्ट्रैटेजीज।